हेलो एवरीवन। अब तो एग्जाम्स हो चुके हैं कंप्लीट। क्या मजे वाले पीरियड आ चुका है यार। खुशी हो रही है कि ये 4 और 4 8 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट वॉटेवर, एक ग्रुप दिया होगा था 4, 2 ग्रुप दिए तो 8 खत्म। अब तो मजे ही मजे, एकदम से रिलैक्सेशन वाला पीरियड आ गया। 2 महीने कुछ नहीं। अब आप ऐसी सिचुएशन में होगे काइंड ऑफ। एंड कॉन्ग्रेट्स दैट यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम्स। आई होप आपने अच्छे से लिखा। अब जो भी होगा एग्जाम के बारे में उसमें सोच के कोई फायदा नहीं। अगर कोई पेपर बुरा हो गया होगा तो भूल जाना। बहुत अच्छा गया होगा तो ठीक है, अच्छा मान लो, लेकिन फॉरगेट अबाउट द एग्जाम्स, क्योंकि अब यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो हो चुका है वो हो चुका है। सो व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, टाइटल देख लिया, थंबनेल भी देखा ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस 2 महीने के पीरियड में आपके जो इतना सारा समय मिलने वाला है, उस समय को प्रॉपरली इसी अपने सीएस में कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आपका प्रोफेशनल अच्छे से जाए। चलिए बताता हूँ। अब ये 2 केसेस बन सकते हैं, समझ लीजिए। ओके, उप्स, यहाँ पर 2 केसेस बन सकते हैं। मान लो सिर्फ आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया हो, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है आपने बोथ ग्रुप्स दिए हो। एंड इसमें 2 सिनेरियो कि आपका एक ऑलरेडी क्लियर था और दूसरा 1 ऑलरेडी क्लियर था और दूसरा, या फिर मतलब कोई भी इनमें से एक ग्रुप पेंडिंग था और वो अपने आप ही दिया है। और इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट दिया है उसका रिजल्ट आना बाकी है, सेकंड देंगे वो बाद में देंगे। 2 कोई भी सिनेरियोज बन सकते हैं। मतलब आपने शायद एक दिया होगा, अभी अभी शुरू किया है, या फिर एक ऑलरेडी कंप्लीट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अब इन एनी सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए इन 2 महीनों में। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे प्लानिंग। किस बात की, अब 2 महीने मिले हैं सीएस से छुटकारा, अब कुछ धमाल करते, पार्टी करते, वगैरह वगैरह करेंगे। बट आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप, चलिए पहले बोथ ग्रुप्स की सिंपली बात कर लेते हैं, या फिर जिसका एक ऐसा पहले एक ग्रुप क्लियर था, अब सेकंड ग्रुप क्लियर किया होगा, या फिर मतलब एग्जाम्स दिए और उसका ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा क्लियर। ऐसे वाले बच्चों के लिए क्या है, अब आपकी जो एग्जाम्स हो चुकी है, अब 2 महीने के पीरियड में क्या हो सकता है, आप मान लो पास हो चुके हो और आप गए प्रोफेशनल स्टेज में। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जो 2 महीने का गैप आपकी पढ़ाई में पड़ा है, उसकी वजह से आपको आने वाली है बहुत दिक्कत, क्योंकि नई चीजों के साथ कोप अप करना है, सारा चीजें नहीं आएंगी, राइटिंग प्रैक्टिस बाद में फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन आपको जो चीज शायद नहीं पता वो है कि आपने जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, ऑलमोस्ट कंसेप्चुअल चीजें तो ऑलमोस्ट सारी प्रोफेशनल में आने वाली। और मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। मैं सीएस प्रोफेशनल में पढ़ रहा हूँ एंड मुझे पता है कि ये सारी चीजें आने वाली। अब आपको इस दौरान पूरे पीरियड में क्या क्या करना है, रिविजन ऑफ, देखिए मैं बोली लिख के दिखा देता हूँ कि क्या है रिविजन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स। अब डिटेल्ड रिवीजन वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मली अपने दिन का एक टाइम निकालना है। आपका दिन बहुत बड़ा है, उसमें 24 घंटे है। 24 घंटे में से आप खेलोगे कूदोगे ऐश करोगे 10 घंटे, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचने वाला है। तो आपको आपके हिसाब से आपको जितना सफिशिएंट लगेगा उतना टाइम अलॉट करना है रिविजन के लिए। क्यों रिविजन, एंड इट ऑल्सो शुड इंक्लूड राइटिंग। मतलब आप कुछ भी, मैं सिर्फ सीएस के बारे में नहीं कर, कुछ भी चीजों के बारे में आप थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। क्यों, बिकॉज सेम चीज, राइटिंग की जो स्पीड है, आपने अभी एग्जाम्स के लिए इतनी अच्छे से प्रिपेयर की होगी एग्जीक्यूटिव में, अब प्रोफेशनल में आओगे, 2 महीने का गैप था, डेफिनेटली आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो उसके लिए ये दोनों चीजें करनी। अब इसके बारे में भी पूरा गाइडेंस दूंगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें प्रोफेशनल में आ सकती है या फिर, और ये क्यों करना है। अब आते हैं सीएस एग्जाम्स देने के बाद में 2 सिनेरियो, इसी चीज में आप फर्दर बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। 2 सिनेरियो, आप हो चुके हैं पास एंड नाउ यू आर इन सीएस प्रोफेशनल, या फिर भगवान ना करे पर आप हो चुके हो फेल
और आपको फिर से देनी है CS एग्जीक्यूटिव की कोई एग्जाम या फिर दोनों। अब दोनों ही सिचुएशन में आप बन चुके हो बहुत ही बढ़िया वाले बाजीगर। क्यों? रीजन ये था कि आपने ये जो रिवीजन किया है, अगर आप फेल हो चुके तो आपका काम सोचो कितना कंसिडरेबली इजी हो चुका है। आप अगर फिर से एग्जाम्स देना चाहो तो आपका तो ऑलरेडी कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, आपका रिवीजन है और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं छूटी, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो और आपको आपका दिन का बहुत बहुत ज्यादा समय देना नहीं पड़ा जैसे आप नॉर्मली दे रहे थे जब आप नॉर्मली एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। अब तो सेल्फ स्टडी का टाइम है तो आप उसको अलग नजरिए से देखोगे, शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ढूंढना चाहोगे। और मान लो कि आप क्लियर हो चुके हो, आपने जो एग्जाम दिए और आप प्रोफेशनल में आ चुके हो, एकदम बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप आ चुके हो, आने ही वाले हो, डोंट वरी। तो अगर आप आ गए हो तो आपका जो वो वाला ये रिवीजन था, कौन सा, ये जो रिवीजन है, ये आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आएगा। अब दूसरी चीज, अब कोई एक बंदा है जिसने अभी अभी सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, मैं ग्रुप 1 नहीं कह रहा हूँ, ग्रुप एक ही दिया है, यानी या ग्रुप 1 या ग्रुप 2 और उसका ग्रुप सेकेंड ग्रुप की कोई एग्जाम बाद में देगा। अगर ये पास हुआ है तो अगले साल की जून में उसका अगला अटेम्प्ट आएगा, शायद उसमें क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या होगा, जो ये ग्रुप बचा है इसी की रिवीजन कर लेना, क्योंकि पता नहीं सेम पास या फेल, अगर पास हुए तो अगले ग्रुप की तैयारी, अगर फेल हुए तो फिर से वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी रिवीजन कर लो और ये प्रोफेशनल में काम आएगा, ये भी प्रोफेशनल में काम आएगा। तो ये थी एक ही ग्रुप देने वालों की, और जिनका पहले क्लियर था एक और अभी अगला वाला दिया था या फिर बोथ ग्रुप दिए थे और मोस्ट प्रोबेबली उनका शायद पास हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, नोबडी नोज। तो इस केस में ये आएगा। अब आते हैं थोड़ी डिटेल, आई होप आप अभी तक वीडियो में बने हुए थे, जरूर अच्छे से सुनिएगा। अब आएगी सबसे ज्यादा काम की बात, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन वाले पॉइंट में अब आते हैं एकदम डिटेल में। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर CS एग्जीक्यूटिव में जो आप पढ़ रहे हो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल में आओगे और वो चीज आपकी जान खा जाएगी, यानी बहुत ज्यादा आएगी। मैं 3 ही सब्जेक्ट बोल सकता हूँ अभी, मतलब बाकी भी है इंपॉर्टेंट, बट आपको एकदम ऐसे डायरेक्टली हाँ ये यहाँ पे ये मैंने पढ़ा था ऐसे जो आएगी वो चीज, तो उसमें आपको करना पड़ेगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा पूरा पढ़ लो। अरे यार वो तो अपनी गीता है, बाइबल है, कुरान है, मतलब कंपनी लॉ को जितना कुरेद कुरेद के पढ़ सकते हो पढ़ लो। प्रोफेशनल में जो 9 सब्जेक्ट्स है उनमें ये कंपनी लॉ ऐसे ऐसे डिवाइड करके ऐसे बिखर बिखर के आया है, कांच के टुकड़े टूट टूट के अलग अलग रूम में पढ़ चुके हैं, ऐसा हालत है कंपनी लॉ का प्रोफेशनल में। आपको 9 सब्जेक्ट आपको लगा, शायद बोल सकते हो तुम ऐसा सच होगा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप जाइए प्रोफेशनल के मॉड्यूल ICSI की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, देखिए उस पर आपको मिल जाएगा। तो कंपनी लॉ तो मतलब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ना। सेकेंड SLCM, इसमें भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स लिस्ट डाउन करूंगा कि मिनिमम उतना तो कर लो, अच्छा है, अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। SLCM में क्यों, क्योंकि ICDR LODR वैसे भी आपको बहुत ही काम की चीजें है, उसी टाइप के अदर रेगुलेशंस भी थे, वो आपको प्रोफेशनल में फिर से आएगा। अगर आपने अभी उसकी रिवीजन छोड़ दी, आप भूल गए, तो यू कैन जस्ट इमेजिन आपको प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऑलरेडी क्लियर है तो मजे ही मजे। एंड थर्ड थिंग इज टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में आपको जो GST वाला पार्ट है वो प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा नंबर देता है, मतलब बहुत 60 मार्क का आपको GST वाला पार्ट आता है, बाकी इनकम टैक्स का छोटा आता है। तो सोचिए अगर GST आगे इतना आने वाला, अब ऐसा तो नहीं करेंगे जो एग्जीक्यूटिव में GST दिया हाँ वो साइड में कर दो साइड में कर दो, अब हमको एकदम ही नया वाला GST लेके आना है, नहीं वो ऐसा थोड़ी ना करेंगे। वही GST में बहुत से एडिशंस होंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल होगा। इमेजिन कि आपका ये ऑलरेडी क्लियर है तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी, बच्चे टैक्स में तंग आ जाते हैं, आप तंग नहीं आओगे, आपको प्रोविजंस क्लियर होगी, ये चीज कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये चीजें की थी जब मैं मेरा एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जाम्स हुए थे, तो 4-5 दिन का मैक्सिमम ब्रेक लिया और लग गया कि एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स किए थे मैंने। वैसे जब मैं प्रोफेशनल में आया मुझे लगा कि ज्यादा सब्जेक्ट्स कर लेता तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, इसीलिए मैं बोलूंगा। और उसके बाद में बाकी के सब्जेक्ट जैसे JIGL
उसके बाद में आपका SBEC एंड EBCL, हाँ ये वाले सब्जेक्ट, ये भी आपके इंपॉर्टेंस रखेंगे, स्पेशली JIGL का CPC, CRPC, IPC, क्योंकि आप बस एक बार मॉड्यूल खोल के देख लीजिए प्रोफेशनल का, अगर आपको लग रहा है कि आप पास होने वाले हो तो आप तो ये डेफिनेटली करो, नहीं भी लग रहा है तो भी डेफिनेटली करो, क्योंकि बाय एनी चांस, वैसे नहीं होना चाहिए, हो गए फेल तो क्या करोगे, फिर से ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसकी नौबत ही मत आने दो, अभी पढ़ लो, इसका आपको बाद में बेनिफिट किसी भी तरीके से होने ही वाला है ये। और FSM CMA का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से वो ज्यादा कुछ वैसा आया नहीं है, तो आप FSM और CMA का मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कॉन्सेप्चुअल चीजें जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वगैरह वगैरह वो चीजें कर सकते हो, आपकी मर्जी, मैं वैसा कुछ सजेस्ट नहीं कर। अब बात आती है कि टॉपिक, स्पेशली मैंने कंपनी लॉ का क्या बोला है, फुल कंपनी लॉ तो आपको हर एक चीज कुरेद कुरेद की करनी है, क्योंकि ये नहीं तो आप CS किस बात के। अब SLCM में कुछ सजेशंस, अब आप तो जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सी चीजें आ सकती है आप गैस ही कर सकते हो। सबसे पहले आपके मुंह पे नाम क्या आ रहा है, ICDR, LODR, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पहले लिखूंगा LODR, फिर लिखूंगा ICDR, क्योंकि देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड फंडिंग इन प्रोफेशनल, फंडिंग नाम के सब्जेक्ट, फंडिंग या फिर CFL उसको कहते हैं। इसमें आप देखिएगा कि LODR का जो पार्ट है उसमें भी बहुत मार्क है, ICDR के, और जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है बहुत सी चीजें बाद में रिपीट हुई है। अब ये सोच सकते हो कि अगर इतनी चीजें बाद में रिपीट हुई है तो अगर अभी हम इसकी रिवीजन कर ले तो प्रोफेशनल में हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कंटेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रोफेशनल में आओगे तो आपकी मेंटालिटी अलग होगी। अगर आपको वो और डिटेल में अगर पढ़ना है तो अभी जो बेसिक चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद में आपका जो सेबी वाला चैप्टर है, सेबी एक्ट 1992, वो भी आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि RCD के सब्जेक्ट में उसके कुछ प्रोविजंस आते हैं, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है, और सेबी एक्ट इन जनरल भी आपके काम की चीज है ही है। अब उसके बाद में कौन सा वाला, SAST रेगुलेशंस, आपका टेक ओवर कोड है वो वाला, और बायबैक वाला। अब ये दोनों कहाँ पर आते हैं, तो ये एक CRI नाम का सब्जेक्ट है, CRI नाम के सब्जेक्ट में आते हैं, ये आते हैं आपके CFL नाम के सब्जेक्ट में। सेबी एक्ट आपको काइंड ऑफ RCD नाम के एक सब्जेक्ट में आता है। आपको जो प्रोफेशनल वाले सब्जेक्ट है उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि आपको प्रायोरिटी वाइज कौन सी चीजें करनी। अब ये फिर अगर आपको एक्स्ट्रा, मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अपने अब तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से। फिर आप लिख सकते हो आपका प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, पार्ट 2 कैपिटल मार्केट, वैसे तो इतना नहीं है लेकिन वो ऐसे नॉलेज पर्पस के लिए अच्छी चीज है तो कर लो, पार्ट 2 कैपिटल मार्केट वाला, अगर वो कर लिया तो अच्छी बात। और ये मैं बेसिक वाला सजेशन दे सकता हूँ, अगर आप चाहते आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी कैसे आई है, जरूर प्रोफेशनल के मॉड्यूल खोल लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें, तो इट विल बी इजियर। तो इसके बाद में हम आते हैं टैक्सेशन पे। टैक्सेशन में आपको GST, मैं सच में कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप थैंक यू बोलोगे मुझे बाद में कि हाँ तुमने बता दिया था इसलिए बहुत अच्छी चीज। GST पढ़ लो, जितना फुल एकदम, जितना जितना सिलेबस में एक एक चीज अच्छे से पढ़ लो। अगर नोट्स बनाए तो नोट्स में से पढ़ो, नहीं तो जैसा जैसा जमे आपको GST कम से कम पूरा एकदम घोट के पी लो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बाद में बहुत अच्छी फैकल्टी से पढ़ लेंगे, तो तब भी कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ने के लिए बोलेगी तो क्या बोलने वाली है कि बेटा इतने इतने रिवीजन जरूरी है, कुछ भी कर लो, फैकल्टी आपको रिवीजन बोलने ही वाली है। तो इसलिए आपको ये करना है। और इनकम टैक्स में मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलूंगा, 5 हेड्स का थोड़ा सा, मतलब आपके पास यूट्यूब पे कोई रिवीजन लेक्चर्स होंगे वगैरह एटसेट्रा, तो इनकम टैक्स के लिए उतना थोड़ा बहुत कर लेना, बहुत नहीं बोल रहा, लेकिन बस उसका क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, इतनी चीजें कर लो। टैक्स के लिए बहुत से अदर चैप्टर्स है, उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर। अब ये मत बोलना कि उसके रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर नहीं है तो कर लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बिना क्या ही है। मतलब फर्स्ट चैप्टर कौन सा वाला, टोटल, मतलब आपके पास टोटल इनकम है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लैब रेट वगैरह, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो ये था, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। कंपनी लॉ फुल करना है,
टैक्सेशन में जीएसटी फुल करना है 5 हेड्स का आपको जितना पॉसिबल हो, क्योंकि 5 हेड्स बच्चों को यूजुअली पसंद नहीं आते। मैंने जिनसे भी बातें की है तो क्या रे इनकम टैक्स में मजा नहीं आता एटसेट्रा, तो आपकी मर्जी। फिर आता है एसएलसी में एलओडीआर घोट के पी लेना, क्योंकि एलओडीआर सिर्फ फंडिंग में नहीं आता है। एलओडीआर का जो आपको याद आएगा एनुअल कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, वो एक ऐसे सीएमडीडी सब्जेक्ट है उसमें भी आता है। तो ऐसी चीजें उसकी बहुत आती है, ये वाली चीजें तो आपको कम से कम करनी है। फिर इसके बाद में वीडियो थोड़ा अगर आपको लंबा लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा। दिस वीडियो इज प्योरली फ्रॉम एन हेल्पफुल पर्सपेक्टिव, कि आप इंटेंशन ये है कि आपकी हेल्प हो जाए। फिर आते हैं जीआईजीएल। हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये ऐसा सब्जेक्ट है यार, मत यार इसका रिवीजन क्यों। अब मैं बोलता हूँ, इसमें 3 चैप्टर्स है जिसमें आपका आना तो मतलब आना ही चाहिए आपको। क्यों? अब सुनना, ड्राफ्टिंग नाम का सब्जेक्ट और आरसीडी नाम का सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा आता रहता है। मतलब कैसे कि सीपीसी के प्रोविजंस आपको पता है ना, मतलब कि इस ऑफिसर के पास सीपीसी की जैसी पावर होगी, इस प्रोविजन में सीआरपीसी जैसा देखेंगे एटसेट्रा, ऐसी चीजें आती रहती है। तो इसमें ना आपको ये 3 चैप्टर में ऐसे क्या बोलूं, इसको फुल करके जाना है। इसमें ऐसे राइट टिक करता हूँ, राइट टिक का मतलब मान लेना फुल है, फुल फुल एंड फुल, इसको फुल करके जाना है। सॉरी यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे भी ये कर लेते हैं, एसएसटी वाला भी फुल और बाय बैक भी कर लेना। कम से कम इतने में मिनिमम चीजें बता रहा हूँ, ताकि ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि पूरा एग्जीक्यूटिव फिर से क्यों करने लगा रहे हो 2 महीने में, ऐसा नहीं। तो जीआईजीएल में इतने टॉपिक। इसके बाद में 2 और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट, फिर आता है अपना स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, ये वाले चैप्टर। वैसे आप देखोगे तो इनका उल्लेख जो है अलग अलग चैप्टर्स में आते रहता है, तो इसलिए ये भी चैप्टर और इनका एक स्पेसिफिक में भी आता है थोड़ा बहुत, तो जरूर। ड्राफ्टिंग का एक सेकेंड चैप्टर है, उसमें इसका बहुत आता है, तो ये वाले कुछ चैप्टर्स है। इसके बाद आपका जेआईजीएल इससे बहुत ज्यादा बड़ा, इतू सा जेआईजीएल तो है नहीं। तो मैंने बस एक ओवरव्यू में इतनी चीज बताई कि बेयर मिनिमम तो इतना कर ही लो। देखो आपका इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर वगैरह वो बाद में नहीं आएगा, क्योंकि मान लेंगे आपका इंटरप्रिटेशन करना है। फिर इसके बाद में आपका चैप्टर 1 जो है मॉड्यूल के हिसाब से, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह के जो मतलब बेसिक्स वगैरह बताता है, वो कर लेना थोड़ा बहुत। फिर आई गेस आपका स्पेशल कोर्ट वाला चैप्टर भी इधर ही आता है, स्पेशल कोर्ट्स वाला कर लेना। आर्बिट्रेशन का आता है, पर आर्बिट्रेशन की सिर्फ कंसेप्ट याद रख लेना, आई डोंट थिंक कि कोई भूला होगा, लेकिन वो स्पेशल कोर्ट वाला चैप्टर। फिर इसके बाद में लेट मी थिंक कि आपके और कौन से चैप्टर आ सकते हैं। देखिए ये वाले चैप्टर, इन दोनों को मैं करूंगा ये, और यहाँ पे चैप्टर 1 है, ये वाला का भी ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपका फिर से आया ही हुआ है। बट चलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक कि समझना चाहिए। देन एसबीसी की तरफ मूव ऑन करते। इससे ज्यादा लिस्ट में नहीं देता, क्योंकि आप डर रहे होगे कि इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है भाई। नहीं, टेंशन मत लो, नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके एसबीईसी की तरफ। एसबीईसी में मैं आपको बोलूंगा जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट्स को कर लो, कि ट्रेडमार्क मतलब डेफिनेशंस वगैरह मिलती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, वगैरह वगैरह, वो कम से कम उतना कर लो, वो कॉन्सेप्ट वाली चीजें। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऐसा इतना ज्यादा वो वाला रेलेवेंसी नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वो बाद में आने ही वाला है, 101% आने वाला है। और बढ़ते हैं इसके अब पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या था आपको याद आ रहा होगा, आईबीसी वाला। मैं बोल रहा आईबीसी भी घोट के पी लेना। आईबीसी का आप बोलोगे मैं तो प्रोफेशनल में आईबीसी ऑप्शनल का लेने ही नहीं वाला हूँ, मत लो, लेकिन सीआरआई नाम का सब्जेक्ट उसका पार्ट 2 है, वो आपके पीछे लग जाएगा कि तुमको बेटा मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो कम ये तो मतलब आप मान ही लो कि आपको करना ही है कंपल्सरीली। ये वाला पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 3 का आईबीसी, और पार्ट 1 जो है उसका एक मैं जो कहूंगा ओवरव्यू ले लेना, पार्ट 1 का ओवरव्यू, क्योंकि वो उसमें ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स है नहीं। क्यों ओवरव्यू, उसका भी कॉन्सेप्चुअली देख लेना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज एटसेट्रा। फिर आपके कुछ 7, 8, 9 पे आते हैं ट्रस्ट वगैरह के चैप्टर, तो उन चैप्टर्स में आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा ये करने का। पार्ट 3 में मैंने सिर्फ आईबीसी किया, डोरमेंट कंपनी
हाँ, एक स्ट्राइक ऑफ वाला चैप्टर है, वो भी कंसेप्चुअल वाइज कर लेना, क्योंकि स्ट्राइक ऑफ की चीजें बहुत आती है बाद में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। ईबीसीएल की तरफ बढ़ते हैं। ईबीसीएल आपको थोड़ा प्यारा ही लगता होगा ईबीसीएल एज कम्पेयर टू जेआईजीएल, क्योंकि जो खतरा लगता है आपको जेआईजीएल से लगता है या फिर टैक्स से लगता है। तो आते हैं इसकी तरफ। देखिए, मैंने आपके लिए एज मच एज पॉसिबल उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और ये लिस्ट भले ही लंबी लग रही है, मैंने कहा है कि आपको जितना पॉसिबल इसमें से कीजिएगा आपको काम आएगा। ये मैंने सिर्फ एक ऐसी लिस्ट दी है कि आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां ना झेलनी पड़े अगर आपको ऐसा कुछ रिवीजन करना। मैंने पहले जो आइडिया दिया था, ईबीसीएल में बढ़ते हैं, टोपा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सोगा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको बस एक कंसेप्चुअल तरीके से कि हाँ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वगैरह, मैं यहाँ पे एनआई का लिख देता हूँ, एनआई ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, कि उसका कंसेप्चुअल याद रखो कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, प्रॉमिसरी नोट ये होता है, चेक ये होता है, ऐसे वाली चीजें वो याद रख लेना। फिर इसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वगैरह, तो उसका तो बताने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आते रहता है यहाँ वहाँ, उसका जो बातें आती ही रहती है। फिर इसके बाद में स्पेशल रिलीफ एक्ट का बस क्या कहते हैं, छोटी मोटी चीजें होती है, उसका ओवरव्यू याद रख लेना। फिर जो आपके फेमा वगैरह वो तो ज्यादा आते वैसे तो है नहीं, तो जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है ईबीसीएल का, उसका बाद में ज्यादा इतना रेलेवेंस नहीं है। फिर आपका रेरा वगैरह का बस जो आपके ईबीसीएल वाले बाकी चैप्टर है ना, फॉर रिमेनिंग चैप्टर्स अदर देन वो जो पार्ट 1 वाला है, ओवरव्यू कर लेना बस। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका प्रोफेशनल में बल्ले बल्ले होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। बल्ले बल्ले कैसे? आप जब प्रोफेशनल में आओगे, या फिर बाई चांस अगर आप फेल हो गए, वैसे होने नहीं चाहिए, मतलब होने नहीं चाहिए से मेरा मतलब है आपने बहुत मेहनत की होगी, तो आप वैसे होने नहीं चाहिए, हो गए, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके सिलेबस में है यार, ऑलरेडी। तो जस्ट इमेजिन हाउ हेल्पफुल इट ऑल विल बी। अगर आपका वो क्लियर ना भी हो तो सोचो, मेहनत करो, और कंपनी ला तो फुल में करके जा रहे, बाद में करना ही क्या, राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आप यहाँ तक बने रहे हो। अगर आपने ये सब कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप मजे में रहोगे। अभी थोड़ा बहुत लगेगा तो इसके, हाँ इसमें आपको एक और सवाल आ सकता है कि पढ़ाई कितनी देर करे। मैं बोलूंगा एट लीस्ट 3 आवर्स अ डे। क्यों? अरे यार सोचो यार, अगर तुम इससे कम करोगे तो क्या ही पढ़ोगे। तो एटलीस्ट का मतलब है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड्स कि अगर आपका कोई एंजॉय करने का टाइम है, आप मूवी देखने जाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो एटसेट्रा, ऐसा कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ अलग, तो शायद आपको उधर बहुत टाइम जाए। लेकिन 3 घंटे इस चीज सारी चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने क्या कहा, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हो उससे रिवाइज करो, या फिर आपके जो स्टडी मटेरियल्स आप क्लासेस से लिए होंगे उनके नोट्स हो, कुछ भी हो, जस्ट डू इट, रिविजन करो। पता और कंसेप्ट ना समझे तो कंसेप्ट समझ लो, डू वॉट एवर यू कैन, बट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी अलग ऐसा सजेशन चाहिए तो जस्ट टेल मी, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में एक वीडियो बना दूं। हाँ, आप स्क्रीनशॉट, अरे इतनी देर से स्क्रीन नहीं आ रही है तो कितने भी स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ।